Welcome to the 26th class of this JIB class schedule. हम अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे आज की क्लास से। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, हम 1 मिनट साइलेंस मेंटेन करते हुए अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। आइए मेरे साथ 1 मिनट बिल्कुल शांत रहेंगे और अपना ध्यान लगाएंगे। आइए अब 2 बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सबकी मंगल कामना करते हुए जिस काम के लिए आप और हम यहाँ इकट्ठे हुए वो ईश्वरीय शक्ति उसमें हमें सफलता प्रदान करे, अपना आशीर्वाद दे। इसी कामना के साथ हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का टॉपिक। ये आपके यहाँ JIIB में मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी का पार्ट है, जिसके अंदर हमारी जो कवरेज की गई है वो बिल्कुल शुरुआत से ट्रांजैक्शन कैप्चर की स्टेज से लेकर किताबें बनाना, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हैं और उनमें ले जाना, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट्स की तीनों किताबें, मैन्युफैक्चरिंग P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको बनाना। और इसके बाद तरह तरह के वाउचर डालना, गलत एंट्रियों को ठीक करना, बैंक रिकंसिलिएशन बनाना और फाइनली अकाउंटिंग स्टेटमेंट से रेशियो का काम करना, एनालिसिस करना, रेशियो एनालिसिस करना। ये हमारे इन दोनों मॉड्यूल्स में इसकी चर्चा है। जब हम JIB भी अटेम्प्ट करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारे में से सभी लोगों ने कभी अकाउंटिंग पढ़ी हो। यदि आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो ये जो चर्चा है, जो डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या है, उसे कैसे कैप्चर करते हैं, ये करीब करीब 11th क्लास और 12th क्लास में पहले पढ़ाई जाती है। या जिन्होंने बीकॉम किया तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसमें लग जाता है तरह तरह के अलग अलग खाते बनाने में। जो हम यहाँ पर एक ही पेपर के पार्ट में, जिसमें हमने बिजनेस मैथमेटिक्स भी करना है, जिसमें हमें मॉड्यूल डी भी करना है, उसी में कवर करते हैं। और काफी बार लोगों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि ये कैसे करेंगे हम डेबिट या क्रेडिट। और स्वाभाविक बात है,
पहली बार अपनी लाइफ में कुछ लोग हमारे में से इसको कर रहे होते हैं। मेरी आपसे एक सबमिशन है, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? आपने GIB का एग्जाम पहले दिया या नहीं दिया? इस चैप्टर की जब तक हम बात कर रहे हैं, जब तक हम इसकी क्लासेस कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ऐसे पढ़ें, ऐसे सुने जैसे ही आपने पहले नहीं किया, और अपना पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरी तरफ रखें, ना किसी मोबाइल पर, ना उस पे आने वाले नोटिफिकेशन पर, ना आने वाली चैट के नोटिफिकेशंस पर। कोई और व्यक्ति आपसे पूछे अभी क्या हुआ, कल की क्लास में क्या हुआ, भैया मैं अपनी क्लास कर लूं, ठीक से कर लूं अपनी क्लास, क्योंकि मैं यहां पर पेपर पास करने के लिए आया हूं। मैं यहां पर किसी भी तरह का और कोई काम करने के लिए नहीं आया हूं। फुल कंसंट्रेशन मेंटेन करें और बड़े आराम से इस टॉपिक के बारे में एक बात समझ के करें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना हिसाब किताब कुछ तो रखते ही हैं। मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास कितना पैसा है, उसमें से कितना पैसा मैंने कहां खर्च किया, मेरे पास कितना बचा है, कितना किसी और का देना है, ये हिसाब दिमाग में या कहीं कच्चे पक्के कागज पे लिखकर हर व्यक्ति ही किसी ना किसी तरीके से रखता है। और असल में अगर अकाउंटिंग का सार तत्व समझें तो ये जो हिसाब किताब आपने कच्चे या पक्के तरीके से रखा, यही अकाउंटिंग है, जिसको फिर हम तरह तरह के रूल्स और उसकी टेक्निकल टर्म्स से डिफाइन करने लगेंगे। पहले, इससे पहले कि मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूं, आपको लिखवाना शुरू करूं, थोड़ी सी बातें करते हैं इसके बारे में। एक काम कर सकते हैं, एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी तरफ ध्यान रखने के लिए थोड़ी सी देर के लिए, आपको मेरे ख्याल से सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है और अच्छे से सुन रहा है, मैं थोड़ी सी देर के लिए चैट को डिसेबल कर देता हूं, ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो और मुझे भी किसी तरह का बार बार इंटरप्शन ना हो, और मैं इसको दोबारा से इनेबल कर दूंगा उस वक्त भी। लेकिन मेरी सिर्फ एक सबमिशन रहेगी, जितना कम से कम हो सके, जब तक बहुत जरूरी ना हो उसको बीच में चैट ना करें। हम जैसा हर क्लास में करते हैं, बीच बीच में हम उसके लिए रुकते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं और उस समय पर अपनी चैट्स हम करते हैं। ऐसा ही हम डिसिप्लिन फॉलो करें। एक बार में एक व्यक्ति को बोलने दें, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी सुने, मैं आपको बोलूंगा आप बोले तो आप बोलिए। सबसे पहली बात करते हैं, देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इसकी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है, और बात बड़े आराम से सुने, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ध्यान से सुने, पूरा ध्यान यहां पर रखें। आप किसी भी तरह का कोई भी रोजमर्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दुकान पर गया और वहां से मैंने कुछ सामान खरीदा, मैंने उन्हें कुछ पैसे दिए, सामान पैक करवाया और अपने घर आ गया, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, ये एक घटना हुई, ये एक लेन देन की घटना हुई। मैं जब उस दुकान पे गया था तो वहां मैंने बड़ी अच्छी एक नई चॉकलेट देखी, मैंने वो खरीदी और लेकर आ गया। घर पे आया, एक छोटा बच्चा था, मैंने उसे वो चॉकलेट दे दी। जैसे ही मैंने उसे चॉकलेट दी, उसने बोला थैंक यू। मैंने चॉकलेट क्यों दी? आउट ऑफ म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन दी, मुझे बड़ा प्यार आया, मैंने वो जो पैसों से खरीदी हुई चॉकलेट थी वो उसको दी। लेकिन उसने भी जब चॉकलेट मिली तो उसके मन में भी एक तरह का रिस्पेक्ट की फीलिंग आई,
थैंकफुलनेस आई तो उसने बोला थैंक यू। ये भी एक ट्रांजैक्शन हुई, ये भी एक घटना हुई। दो लोगों के बीच में कुछ आदान प्रदान हुआ, कुछ लेन देन हुआ। मैंने उन्हें कुछ दिया, उन्होंने भी मुझे कुछ दिया। अब जो पहली घटना हुई जिसमें मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने उनसे सामान लिया और उस सामान की कीमत एक मॉनेटरी टर्म में यानी रुपए निकालकर उनको दी। एक वो ट्रांजैक्शन हुई। एक जब मैं घर आया, मैंने किसी को एक मॉनेटरी वैल्यू वाली सामान दिया जो थी चॉकलेट, और दूसरी तरफ से मुझे कुछ मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जो मिला वो थैंक्स मिला। उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, एनकैशेबल नहीं है, बट मेरे लिए बड़ी वैल्यू थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वो नॉन मॉनेटरी वैल्यू मुझे मिली। और ये हमारी लाइफ की रोज होने वाली ट्रांजैक्शंस में से है। इन दोनों को अभी की डेट में देखूं तो मैंने बोला ट्रांजैक्शन। पर जो पहली ट्रांजैक्शन हुई जिसमें दुकानदार ने मुझे कुछ गुड्स दिए, कुछ प्रोडक्ट्स दी जिनकी अपने आप में मॉनेटरी वैल्यू थी, वो किसी को भी दे सकता था, उसके एवज में उसे कम या ज्यादा रुपए मिलते, और मैंने दुकानदार को सीधा का सीधा मनी दिया, रुपीस दिए। उन दोनों में मनी या मनी की वर्थ की ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज हुई, इसलिए उन ट्रांजैक्शंस को बोला गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कुछ मनी या मनी की वर्थ की चीजें एक्सचेंज हो रही हैं, उनका लेन देन हो रहा है। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन तो है पर उसमें मनी की वैल्यू एक साइड पे एक्सचेंज नहीं हुई, एक ही साइड पे दी गई, दूसरी साइड पे मनी वैल्यू नहीं थी। वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं बनी पूरी तरह से। अब मैं अपने घर आया, मैंने अपनी जेब में रखे हुए पैसों का कहीं पर हिसाब लिखा, चाहे यहां दिमाग में लिखा, चाहे किसी किताब में लिखा। एक छोटी कोई डायरी ले ली कि आज मैं शॉपकीपर के पास गया, मैं मान लीजिए 100 रुपीज लेके गया, उसमें से 40 रुपीज वहां पे खर्चा करके आया, अब मेरे पास 60 रुपीज होने चाहिए। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और वो 60 रुपीज चेक किए, वो है बैलेंस है, वेरी गुड, मेरा हिसाब सही चल रहा है। मुझे ये भी पता चल गया आज महीने का 27वां दिन है, अभी 3 दिन और लगेंगे, फिर मेरी सैलरी दोबारा आएगी। तो ये 60 रुपीज 3 दिन के लिए इसी में काम चलाना पड़ेगा। इसी की तरह से अगर इसी ट्रांजैक्शन को कोई ऑर्गेनाइजेशन करे और वो इसको किसी किताब में लिखे, जो मैंने जिसको डायरी बोला, वो किसी एक ऐसी किताब में लिखें, पहली बार चढ़ाएं, किसी जगह लिखें, तो वो किताब नॉर्मली जो वो किताब होगी उस किताब को बोलते हैं जर्नल या लेजर। बस ये उनका सिर्फ टेक्निकल नेम है। उन्होंने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं पहले कहीं तो चढ़ाई जाती है, आज की डेट में थोड़ा फिजिकल किताबें नहीं होती, आप बैंक्स में भी देखते हैं, जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं वो अपने आप से आपका सिस्टम उसके वाउचर्स बना देता है, अपने आप ही वो ट्रांजैक्शंस अलग अलग किताबों में पोस्ट हो जाती हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको फिजिकल फॉर्मेट में माने, और मान लीजिए आप किताब के सामने तो हर समय नहीं रहेंगे ना, किसी कागज पे आपने छोटा सा पर्ची बना लिया, ये अमुक व्यक्ति से लेना है, इन्होंने मुझे कुछ दिया था, इन्होंने मेरे लिए कुछ सर्विस की थी। वो जो हिसाब बनाया जहां पर ये बात आई कि एक साइड ने कुछ किया और दूसरी साइड ने कुछ किया, या दूसरी साइड को कुछ करना है, वो कागज की पर्ची जिस पर वो रिकॉर्ड रखा गया, उस पहली पर्ची को बोला गया वाउचर। धीरे धीरे क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होने लगी, वो कागज की पर्ची, वो ट्रांजैक्शन कैप्चर कहलाता तो वाउचर ही रहा, लेकिन वो बन गया कंप्यूटराइज्ड वाउचर। वो पहली दफे जिस पर्ची पर हम ट्रांजैक्शन की दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं,
उसे मैंने बोला वाउचर। उस वाउचर को फिर देखा दिन के एंड पे, एक हफ्ते के एंड पे, जब भी मैं अपने खाते लिखने लगा, अपना हिसाब लिखने लगा, मैंने वो सारी पर्चियां, उसका जो बंडल था वो इकट्ठा कर लिया, एक एक पर्ची निकालता गया, उसे अपनी बुक में उतारता गया, वो डायरी में उतारता गया, सारी ट्रांजेक्शन्स डायरी में उतारी। वो जो पहली किताब जिसमें उतारी, उस किताब को बोला जर्नल या लेजर बुक्स। अब वहां सारा हिसाब लिख दिया, लंबा एक लाइन बनी, उसमें खूब सारी ट्रांजेक्शन आ गई। अब आप सोचिए जनाब, आपने एक महीने में ऐसी 1000 ट्रांजेक्शन कैप्चर कर दी। अपने घर से हिसाब लगाइए, आप सेब लेके आए, संतरे लाए, टमाटर लाए, आलू प्याज लाए, दूध लेके आए, ब्रेड लाए, बच्चे की ट्यूशन की फीस दी, मूवी देखने गए, कोई भी ऐसे तरह के एक्सपेंसेस किए, घर का रेंट दिया, बिजली का बिल दिया, बाइक में गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, गए तो कुछ कपड़े भी खरीद लाए, कोई रिपेयर आ गई, घर में पंखा खराब हो गया, उसको रिपेयर करवाया, और पता चला कि एक सर्दी बहुत आ गई तो कुछ हीटर लाना पड़ा, वो ले आए। वो सारा आपने एक महीने के उस डायरी के अंदर लिख डाला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया। ये तो पता चल रहा है इससे कि मैंने खर्चा कर दिया और मेरे पास कितने पैसे बचे, पर किस चीज पर कितना खर्चा किया। क्या मैं अपना खर्चा कम करना चाहूं अगले महीने, तो क्या मैं कर सकता हूं? किस चीज पर मैंने कितना खर्चा किया, ऐसे इस किताब को देखकर, इस डायरी को देखकर तो पता नहीं चल रहा। या किसी से उधार पे सामान लिया था, या अपने बैंक में बाजू वाले को जेब में से निकालकर 500 रुपए दे दिए थे, किसी से 200 रुपए ले लिए थे, किससे कितने लेने हैं या किसको कितने देने हैं, इसका एकदम से हिसाब नहीं मिल रहा। पूरी डायरी को तो हर बार नहीं छानूंगा 1000 की 1000 ट्रांजेक्शन्स को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मैंने ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट की, जो मैंने रिकॉर्ड की, अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की, कोई ऐसा सिस्टम बनाऊं, इनको छांट लो। तो बना लिया, घर में बनाते हैं। फल का खर्चा, सारी जगह जहां जहां फल आए हैं उनके आगे फल 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 लिख दिया आपने। सब्जी का खर्चा, उनके आगे वेजिटेबल वेजिटेबल लिख दिया। स्कूल एक्सपेंस या एजुकेशन एक्सपेंस, जहां जहां बच्चे की फीस जमा हुई, उसके लिए किताब खरीदी गई, उसके लिए स्कूल बैग दिलवाया, स्कूल की स्टेशनरी ली, उसको आपने सारा मान लीजिए एजुकेशन लिख दिया। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मूवी देखने गए, पॉपकॉर्न खरीदा, किसी तरह का मार्केट में गए तो कुछ खाना पीना किया, ऐसा सब कुछ एंटरटेनमेंट में डाल दिया। आपने कहा हाउस एक्सपेंस, रेंट लिख दिया, रिपेयर्स लिख दी। आपने कहा अब चलो मेरे को पता चल जाता है, ये मेरे पास 10-12 तरह की ट्रांजैक्शन आ गई, ये पता चल गया मैं किस चीज पर कितना खर्च कर रहा हूं। फिर आपने उसमें ये देखा मुकेश से 100 रुपए लेने हैं, रमेश से 200 रुपए लेने हैं। आपने कहा जिन लोगों से लेने हैं, जिनसे पैसा लेना है, उनके पैसे लिखते चले गए, उनका अलग अलग नाम लिखते चले गए, मुकेश, रमेश, सोहन, मोहन, किसको नेट कितने लेने हैं, नेट कितने देने हैं, वो लिखते चले गए। अब आपको पता चल गया कि मेरे को किससे कितने पैसे लेने हैं, मैंने किस चीज पे कितना खर्चा किया, और मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, आज की डेट में कितने पैसे बचे हैं। जानते हैं आपने क्या किया? आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया अभी अभी, और आपने अपनी बैलेंस शीट बना ली है। जो ये हिसाब रखा, आज मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे किससे कितने लेने हैं और किसको कितने देने हैं, ये है आपकी माली हालत का हिसाब। इससे पता चलता है आज आपके पास कितना पैसा है जो मॉनेटरी टर्म में है, और किसके साथ कितना पैसा लेना है या देना है। ये आपकी बैलेंस शीट बनाई। किस चीज पर कितना खर्चा किया, या किस चीज से मेरे को, लेट से आपने कुछ सामान आप लेके आए, आप हीटर खरीदने गए, आपने कहा मेरे नेबर को भी शायद जरूरत होगी, आप 5 हीटर ले आए, आपने थोड़े से हीटर बेच दिए, आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमाकर आपने बेच दिए। आपने कहा मैं उठा के भी तो लाया हूं मार्केट से, वो भी आपने उस हिसाब में लिखा।
तो आपने अपना जो भी हिसाब लिखा वो बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। घर के हिसाब को ही माने कि वो बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसी से बन जाती है बैलेंस शीट। उसी तरह से हम अपनी बुक्स बनाते जाएंगे। सिर्फ जहां जहां टेक्निकल टर्म आए, ये मान लीजिए ये लोग इसको ऐसे बोलते हैं, बस बाकी कर मैं वही रहा हूं जो अपनी लाइफ में करता हूं। अब इसमें एक और बात आएगी बीच में कि ये डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। डेबिट और क्रेडिट के कुछ बड़े सिंपल से नियम हैं, और जो मैंने आपको कहा था ये अकाउंट्स अलग करे, सब्जी का अकाउंट अलग, फल का अकाउंट अलग, देनदारी का अकाउंट अलग, लेनदारी का अकाउंट अलग। ऐसे ही अकाउंटिंग में 3 तरह से अकाउंट्स को अलग किया जाता है और उनके कुछ रूल हैं। अभी उन रूल्स को समझेंगे, डेबिट क्रेडिट को समझेंगे। आपको डेबिट क्रेडिट समझ आ गया, वो रूल समझ आ गए, आप उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन को कैप्चर करने के लिए किसी भी ट्रांजैक्शन में अपना वाउचर डाल सकते हैं। वाउचर डालने के बाद उसका ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो बना सकते हैं। उसके बाद उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट बना सकते हैं। और बैलेंस शीट बनाने के बाद उस बैलेंस शीट का रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए यहां पे मैं आपके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि हमें थोड़े से नोट्स भी लेने हैं साथ साथ। सबसे पहली बात जो हमने की थी वो की थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अब आप थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि आपने साथ ही साथ में अभी समझ तो काफी सारा लिया है, अब आप इसमें थोड़े नोट्स लें। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तब होती है जब रुपए या रुपए की वैल्यू का आदान प्रदान होता है या लेन देन होता है। When rupee or its value is exchanged, it is called as financial transaction. When rupee or its value is exchanged, जब रुपए या उसकी वैल्यू का लेन देन हो, आपस में दो हाथ बदलें, तब उसे बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इस बात को ध्यान रखें, इसे क्या बोला? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जो हमने घर आके डायरी में हिसाब उतारा था, जो घर आके अपने खर्चों का, अपने हिसाब किताब को डायरी में उतारा था, उसे अकाउंटिंग में बोला गया बुक कीपिंग। किताबें रखना, किसी भी डायरी में, किसी किताब में हिसाब उतारे, उसे बोला गया बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मीन्स, लिखेंगे, बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in the books of accounts. In the books of accounts. नॉर्मली रोजमर्रा की जिंदगी में हम डायरी में उतार लेते हैं। अकाउंट्स बनाने हैं तो उसकी प्रॉपर किताबें बताई गई हैं, उन किताबों में हिसाब को उतारेंगे। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो 2 तरह की हो सकती है, ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर्स। और एक बात और ध्यान रखें, रिकॉर्ड किसका बनाना है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बनाना है। रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बना। जो घर में आपने किसी को आके चॉकलेट दी लेकिन दूसरी साइड से थैंक यू मिला, उस डायरी में थैंक यू नहीं लिखते, आज तो इतने थैंक यू इकट्ठे हो गए, आज 5 थैंक यू हो गए। फिलोसॉफिकली बड़ा अच्छा है, काफी बार लोग कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, अपने थैंक्स काउंट करो, उससे आपको पता चलेगा कि आपने दिन में कितने अच्छे काम। पर अकाउंटिंग में नहीं, अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब बुक कीपिंग कर ली हमने, किताबों में लिख लिया, अब उसके बाद अकाउंटिंग करनी है। अरे बाबा, मैंने अभी तो किताबों में लिखा, अकाउंटिंग क्या है? जनाब, वो सिस्टम, बात सुने मेरी फिर लिखेंगे, वो सिस्टम जिससे कि आपने रिकॉर्ड बनाए, आपने ट्रांजैक्शंस कैप्चर की, फिर उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा था, सब्जी का कितना, फल का कितना, मोहन का कितना, सोहन का कितना, शाम का कितना। तो ये क्या हुआ? बांटना, यानी क्लासिफाई करना। फिर उनको अलग अलग हिस्सों में लिखा, ये मेरे इनकम हुई, ये मेरे खर्चे हुए, ये मेरा लेन देन है, ये मेरे पैसे बचे। ये क्या है? जो आपने बांटा था अलग अलग हिस्सों को, उनको अब आपने समराइज करके अपने पास कहीं लिख लिया, कहीं उसको थोड़ा आसानी से, ताकि समझ आ सके। और जब वो समराइज करके लिख लिया, फिर आपने हिसाब लगाया,
इस महीने मेरा लेनदारी इतनी है वर्सेस मेरे अपने पैसे इतने हैं बचे हैं। आपने हिसाब लगाया इस महीने एजुकेशन के एक्सपेंस इतने हुए, परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंस में एजुकेशन के एक्सपेंस इतने हुए। ये जो भी परसेंटेज निकाली, एनालिसिस किया कि मैं किस चीज पर कितना खर्चा किया, लोगों को कितना देना है, परसेंटेज निकाली, रेशो निकाले, वो क्या है, वो एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपने हिसाब का एनालिसिस कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो जब ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली जाती हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अलग से क्लासिफाई करना, कुछ स्टेटमेंट्स बनाना, बनी हुई स्टेटमेंट से बाद में एनालिसिस करना, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना, ये जो सारा काम है, इस पूरे बड़े काम को बोला गया अकाउंटिंग। बुक कीपिंग तो सिर्फ मात्र इतना है, किताबों में हिसाब रख दिया, ट्रांजैक्शन चढ़ा दी, लेकिन उस ट्रांजैक्शन को चढ़ाने से लेकर उस ट्रांजैक्शन से होने वाली इंपैक्ट और उससे होने वाले एनालिसिस जो मैं निकाल सकता हूं, उस तक अंजाम देने को मैंने बोला अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मीन्स, लिखेंगे अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, जैसा मैंने किया रिकॉर्ड बनाता हूं, रिकॉर्डिंग। सेकंड, क्लासिफाइंग, अलग अलग हिस्सों में बांटा, क्लासिफाइंग। थर्ड, समराइजिंग, समराइजिंग। थर्ड, समराइजिंग। मेरी आवाज पे ध्यान दें और उससे लिखें, स्लाइड को देखकर लिखने की कोशिश ना करें यदि मुझे सुन पा रहे। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इनके आगे आपने जो बनाया ऐसा एक निशान बनाए जैसा मैंने स्क्रीन पर बनाया है, और फिर ऐसे लगा के करें, लिखें समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऐसे लिखें, फिर उसके आगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऐसे, एंड इवेंट्स ऐसे लिखें। Recording financial transactions and events, classifying financial transactions and events, and summarizing financial transaction and events. Fourth, interpreting the results, interpreting the results thereof. इनके रिजल्ट्स जो आए उनका इंटरप्रिटेशन निकालूं, तो ये चारों चीजें मिलकर हो गई अकाउंटिंग। मेरी उम्मीद है यहां तक किसी तरह की कोई क्वेरी नहीं है, कोई हमारे को समझ आने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। थोड़ी सी देर में रुकेंगे हम अपनी प्रॉब्लम्स को बात करने के लिए। एक डिफरेंस लिखें कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। समझ तो हमने लिया, पर डिफरेंस को लिखेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग मीन्स recording the business transactions, recording the book business transactions. Accounting means compilation of accounts. Accounting means compilation of accounts to know the state of affairs of a business, to know the state of affairs of a business. Business कैसा चल रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लोगों की देनदारी कितनी है, मेरे पास क्या है, ये सब पता लगाने के लिए कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स। और बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मैंने बाकी आपको बता दिया था, ओरिजिनल बुक्स वगैरह। अब अकाउंटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज हैं, लिखिए एक्टिविटीज इन अकाउंटिंग। फर्स्ट एक्टिविटी है सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक सिस्टम बनाएंगे, अभी हम देखते जाएंगे, उस सिस्टम के अनुसार ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करता जाऊंगा, जिससे कि मैं बाद में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकूं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या रहेंगी, मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, P&L अकाउंट बनाऊंगा, फिर बैलेंस शीट बनाऊंगा, उनको बनाने में मुझे मदद मिले, इस तरह से मैं क्लासिफाई करूंगा। सेकंड, समराइजिंग द रिकॉर्ड्स, समराइजिंग द रिकॉर्ड्स। जब वो रिकॉर्ड को समराइज किया, बुक ऑफ अकाउंट्स लिखने लगा मैं, उसको समराइज करना बोला। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना या बैलेंस शीट बनाना, वो समराइजेशन। और तीसरी एक्टिविटी है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, बनने के बाद उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करना। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ट्रांजैक्शंस का
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखना ही नहीं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हर जगह से क्लासिफाई करके तरीके से रिकॉर्ड रखना। ये नहीं कि एक जगह सब कुछ लिख डाला, नहीं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सेकंड, टू असर्टेन रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, टू फाइंड आउट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। कोई भी बिजनेस करें उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, या मुनाफा होता है या नुकसान होता है। बिजनेस करने पर या गेन होता है या लॉस होता है, बिजनेस करने पर या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो टू फाइंड आउट द रिजल्ट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और तीसरी बात, टू ascertain the financial position, to ascertain the financial position। आज की हमारी माली हालत कैसी है, क्या हम कर्जे में डूबे हुए हैं या हमारे पास बैंक्स में पैसा है, हमारे पास कुछ एसेट्स हैं अपने, हमारी माली हालत कैसी है। टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मुझे फैसला लेने में हेल्प करे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। कंपनीज कई बार हो सकता है बिना खाते लिखे भी अपना काम चला लें, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, महीने के एंड पे हिसाब किताब देख लेते हैं मोटा मोटा। नहीं, बहुत सारी तरह से अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अगर आप एक पर्टिकुलर टर्नओवर से ज्यादा टर्नओवर करते हैं तो अलग अलग लॉ बोलते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है, आपको इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको बुक्स लिखनी होंगी, और बुक्स के फॉर्मेट भी डिफाइन किए हैं ताकि जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी आपके खाते देखें और समझ सकें कि आपकी माली हालत कैसी है, आपकी कंपनी कैसी चल रही है, ये आपने पूरे टैक्सेस दिए, आपने सारी इनकम दिखाई या नहीं दिखाई। तो मीट अकाउंटिंग से हम एक लीगल रिक्वायरमेंट की नीड को भी मीट करते हैं। इसके बाद बात आती है कि बुक कीपिंग के सिस्टम क्या है। मेरी बात सुने, बुक कीपिंग के सिस्टम क्या है। वहां पे एक तो हुआ, कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, बात सुने फिर लिखेंगे। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि देखिए जनाब, मुझे नहीं आती अकाउंटिंग वगैरह, मैं प्रोफेशनल आदमी हूं, मैं डॉक्टर हूं, अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस करता हूं, मुझे तो मेडिसिन का काम आता है, बीमार आदमी को देख लेता हूं क्या बीमारी हुई और दवाई देता हूं। पैसे तो लेते हैं भाई साहब, हाँ लेते हैं, खर्चा भी करते होंगे, दवाइयां लाते हैं, आपकी कंपाउंडर्स हैं आपके पास, प्रोफेशनल कुछ और भी हैं, हाँ जी हैं, उनको सैलरी देते होंगे, रेंट देते होंगे, बिल्कुल। तो इसका अकाउंट्स कैसे लिखते हैं? देखो भैया, अकाउंट्स कुछ नहीं, मेरा एक ही काम है, जो कहीं से आया, अगर मेरे को कहीं से कैश मिला वो लिख लेता हूं मैं, मेरे को कहां से आया, किसी को पैसे दिए, तनख्वाह बांटी, रेंट दिया, वो लिख देता हूं कि मेरा पैसा गया कहां से आया और कहां गया, मैं हिसाब रख लेता हूं, मेरे को अंदाजा होता है। मैं हिसाब नहीं लगाता कि मेरी इनकम हुई लॉस हुई, जिस दिन तक मेरे पास पैसे पड़े रहते अपना रिसीट बनाता हूं, रिसीट कहां से आई और पेमेंट कहां गई। अच्छी बात है। किसी के पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं, याद रखते हो दिमाग में? नहीं, वो भी लिख लेता हूं। देन लेन तो लिखना ही पड़ता है थोड़ा सा, कि किसी को कितने देने हैं कितने लेने हैं, बस वो लिखता हूं, बाकी कुछ नहीं करता हूं। तो आपने मान लीजिए साहब, डॉक्टर साहब गाड़ी खरीदी, हाँ तो लिख लेते, लिख लिया मैंने, उसके बाद 10 लाख रुपए दिए। और गाड़ी, अरे गाड़ी का क्या है, वो तो हम चलाते ही हैं, उसका क्या लिखना है? तो गाड़ी के बारे में नहीं लिखा, नहीं वो नहीं लिखा, जो कैश, जो बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई बस वो लिख ली। तो जो लोग ऐसा हिसाब रखते हैं, इसकी डिटेल अभी लिखेंगे, जो ऐसा हिसाब रखते हैं जिसमें सिर्फ कैश या बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शन, रिसीट्स या पेमेंट्स के बारे में हिसाब लिखें, या लोगों से लेन देन लिखें, किसी से कुछ लेना हो या किसी को कुछ देना हो, उसका हिसाब किताब लिखें। बाकी कोई एसेट आ गए,
कोई प्रॉपर्टी बनी, उस सब का हिसाब ना रखें। तो इस ट्रांजैक्शन को देखिए, कोई साइंटिफिक तरीका तो नहीं हुआ, इसमें हर ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट नहीं हुई, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं हुई। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। एक साइड रिकॉर्ड कर ली, गाड़ी खरीदने गए, पैसे दिए थे, वो रिकॉर्ड कर ली। दूसरी साइड वो नहीं करते हम रिकॉर्ड, इसलिए इसको बोला गया सिंगल एंट्री सिस्टम। लिखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम वो क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग where transactions have only a single effect, where transactions have only a single effect। किसी से कैश आया, बस कैश आया लिख लिया, अरे उसको कुछ दिया भी तो होगा, दवाई भी तो दी होगी, वो नहीं लिखी, तो इसलिए सिंगल इफेक्ट लिखा। इन दिस सिस्टम only personal account and cash account is maintained। only personal account and cash account is maintained। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी सिर्फ लिखेंगे इसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख लें, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू ए को उधार पर माल बेचा। सिर्फ ए का खाता खोला जाएगा, सिर्फ ए का खाता खोला जाएगा और गुड्स का यानी कि सामान का कोई खाता नहीं खोला जाएगा। गुड्स का यानी कि सामान का कोई खाता नहीं खोला जाएगा। एक बात और लिखिए, नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स आर नॉट ओपन्ड एट ऑल। नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स आर नॉट ओपन्ड एट ऑल। ये क्या है, ये भी आएगा। हम इनको दोनों को नहीं खोलते हैं। जहां पर रियल अकाउंट्स था उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखे एक्सेप्ट कैश। एक्सेप्ट कैश, कैश रियल अकाउंट काउंट होता है, इसलिए नॉमिनल एंड रियल अकाउंट्स एक्सेप्ट कैश आर नॉट ओपन एट ऑल। दीज अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट records। these accounts are incomplete records। ये तो आपको समझ आ ही रहा है। आपने आधा अधूरा लिखा तो इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया। अगली बात लिखें, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंस की जगह रिसीट या पेमेंट की इंफॉर्मेशन लिखी, तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस। ये यहां लिखना नहीं है, लेकिन अब मैं बता देता हूं, इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाते। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन रिसीट एंड पेमेंट बेसिस, और इसलिए इसे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इसलिए इसे कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। ये हुई सिंगल एंट्री सिस्टम। यहां तक कोई क्वेरी हो, और यदि वो एग्जाम से रिलेटेड हुई तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, नहीं तो हम डबल एंट्री पर चलेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, ताकि अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। और जब मैं ये क्वेरीज आंसर करता हूं तो मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि यदि ऐसी क्वेरीज आई हैं जिनको हमने क्लास में पहले कवर किया था, बट कुछ लोग क्योंकि बाद में ज्वाइन किए उसके कारण से पूछ रहे हैं, तो उनको नॉर्मली, जैसे मैं कहता हूं कि क्लास के बाद ले लेंगे उन चीजों को, या आप अलग से पूछें, ताकि बाकी बैठे हुए इतने सारे लोगों का समय दोबारा दोबारा ना लगे। अब बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। देखिए, साइंटिफिक मेथड क्या कहता है। अगर आपको साइंटिफिक मेथड से अपना एक हिसाब लिखना हो, आपने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की किसी शॉपकीपर से,
सामान खरीदा और उन्हें पैसे दिए, तो आप दोनों चीजों का हिसाब लिखना चाहेंगे। अपने पास होने वाले कैश बैलेंस की कमी का, क्योंकि आपने पैसे खर्चे, और आप जो सामान लेके आए, आप मान लीजिए उनसे पंखा लेकर आए, कूलर लेकर आए, एसी लेकर आए, हीटर लेकर आए, तो आपको हिसाब ये भी करना चाहिए कि मेरे पास आज मैंने एक हीटर खरीदा। कल कैसे पता लगाएंगे मेरे जो पैसे कम हुए वो किस कारण से कम हुए, किस चीज पर, किस वस्तु को खरीदने पर, किस फैसिलिटी को लेने पर, किस सर्विस को लेने पर मैंने कितना खर्चा कर दिया। इसलिए आपको दोनों साइड ही आप रिकॉर्ड करते हैं, हिसाब दोनों तरह का रखते हैं। जब आप एक ट्रांजैक्शन में, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में होने वाली दोनों साइड्स, एक साइड तो कैश बैंक ऐसा कुछ हो जाता है, एक दूसरी साइड क्या सर्विस मिली, क्या गुड्स ट्रांजैक्ट हुए, दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे बोला डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री सिस्टम। बुक कीपिंग भी बोलते हैं उसे, डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि यदि आप रिकॉर्डिंग करते हुए दोनों साइड्स रेलेवेंट किताबों में रिकॉर्ड कर दें तो उसे बोला गया डबल एंट्री बुक कीपिंग। और आप क्योंकि डबल एंट्रियां डालते हैं, बात सुने, डबल एंट्रीज आपने क्योंकि डाली हैं, इसलिए आप देखेंगे मैथमेटिकली आप कभी भी टोटल करेंगे तो उसके बीच में एक ऐसा तालमेल बन जाएगा कि वो ट्रांजैक्शंस आपस में बैलेंस होने लगेंगे। मान लीजिए आपने 20 रुपए का कैश खर्चा और 20 रुपए का सामान लिया, तो उनके बीच में बैलेंस है कि 20 रुपया गया और 20 रुपए का सामान आया, उनके बीच में एक तरह का बैलेंस बनता है, बराबरी रहती है। ये नहीं कि 30 रुपए खर्चा और 20 रुपए का सामान आया, नहीं, वो बैलेंस होती है। तो इसलिए उनमें एक तरह का मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हैं कि मेरे खाते, मेरी बुक कीपिंग ठीक हुई या नहीं हुई, मैं कोई ट्रांजैक्शन डालने से चूक तो नहीं गया, कहीं भूल तो नहीं गया। भूलेंगे तो वो जब किताबें बनेंगी उनके अंदर ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ओहो कहीं तो कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसमें तो मेरी किताबें मैच कर जाती हैं फाइनली, क्योंकि मैं तो दोनों साइड डालता हूं, लेन देन, पैसा जाना, सामान आना, सर्विस आना, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करता हूं, इसलिए मेरी मैथमेटिकल एक्यूरेसी इसमें मुझे पता चलती रहती है। और इनसे आप प्रॉपर, क्योंकि दोनों साइड रिकॉर्ड किए हैं, तो प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बना सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। और क्योंकि आपने दोनों साइड रिकॉर्ड किए हैं तो इसलिए बैलेंस शीट बना सकते हैं जिसमें दोनों साइड्स को बैलेंस किया जा सकता है। डबल एंट्री बुक सिस्टम से आप ये सब कर सकते हैं। अब थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। उसके दो एस्पेक्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है वो अभी देखेंगे, लेकिन डेबिट और क्रेडिट, और वो दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, और वे दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। दे मैच विद ईच अदर, दे मैच विद ईच अदर। इस सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इस सिस्टम को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इस सिस्टम को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इट कीप्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। दोनों साइड रिकॉर्ड की गई हैं, कोई ट्रांजैक्शन छोड़ी नहीं है, तो इट कीप्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पूरा हिसाब रखा जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। एंड इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। इट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। यदि आप कोई ट्रांजैक्शन भूलेंगे तो इसमें इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि आपने दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं, कि आपको पता चल जाएगा। आपको कोई पूछे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कहां से पता चलती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है डबल एंट्री
सिस्टम से। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने से। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करने से, और इससे डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। इस सिस्टम में डिटेल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। दोनों बनाए जा सकते हैं इस सिस्टम के चलते हुए। अब हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं और उनको समझेंगे, और अकाउंटिंग की इक्वेशन जिसकी चर्चा बार बार आपके जेआईबी के पेपर में, कि मान के चलिए एक सवाल अकाउंटिंग इक्वेशन पे हर बार जरूर होता है। उसको वो किसी भी तरह से अदल बदल सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, पर एक सवाल उस पर जरूर होता है। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, डबल एंट्री सिस्टम कैसे चलता है, डबल एंट्री सिस्टम के क्या फायदे हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कहां से मेजर हुई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और दूसरी ट्रांजैक्शंस के बीच में अंतर, ये सब क्वेश्चंस में से आप मान लीजिए एक क्वेश्चन तो 100% रहता है। ऐसे करते करते इसलिए मैंने आपको कहा आप वाउचर ना भी बनाएं तो भी आपके पास इतनी सारी जगह मिलेगी जहां से आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन के आंसर, अगर आपने यहाँ पर सही से समझा, आप उनका आंसर दे पाएंगे। कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। अपनी लेमैन की लाइफ को याद करें, उसको अकाउंटिंग से जोड़ें और उसके बेस पे अपने आंसर बिल्कुल तरीके से देते जाए। टर्म्स में सबसे पहली बात, हम बैलेंस शीट, हमारे में से हम सब बैंक में काम करते हैं, हमने देखा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे ये भी हमने सुना कि एक साइड पर एसेट्स दिखाई जाते हैं और एक साइड पर लायबिलिटी दिखाई जाती है। पर ये सब है क्या? ये लायबिलिटी क्या चीज है? इसमें क्या कुछ कवर होता है? एसेट किसे बोलते हैं? क्या क्या उसमें आएगा? ये बात करेंगे। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन नाम की चीज क्या है? अब लायबिलिटी जो हमने यहां पर लिखा है लायबिलिटी, अब ऐसा एक बना लें लायबिलिटी और एसेट्स, बाकी को अभी छोड़ दें। जो एक बात और यहां पर रखें, जब हम अब बात करेंगे बैलेंस शीट की, वहां पर बात करने वाले हैं फर्म के बारे में, बिजनेस के बारे में। थोड़ी देर के लिए माने कि ये बैलेंस शीट एक फर्म की बन रही है, और जब मैं आपकी बात करता हूं तो हम सब लोग उस फर्म के थोड़ी देर के लिए ओनर हैं। मान लीजिए मैं फर्म का ओनर हूं, मेरी एक फर्म है, बैलेंस शीट फर्म की बना रहे हैं, मैं फर्म का मालिक हूं और फर्म की बैलेंस शीट बन रही है। मेरी बैलेंस शीट नहीं बन रही है, फर्म की बैलेंस शीट बन रही है। मेरी बैलेंस शीट बनेगी तो इस फर्म की बैलेंस शीट भी, मैंने लोगों से अपने अकाउंट पे भी कुछ लेन देन करा हो सकता है, फर्म की बैलेंस शीट से आने वाले पैसे, रुपए पैसे का हिसाब, प्लस हो सकता है मैं जुए में पैसे खेला और हार गया हूं तो वो भी मेरी बैलेंस शीट में आएंगे। इसलिए मेरी बैलेंस शीट नहीं, फर्म की बैलेंस शीट की चर्चा हो रही है। अब लायबिलिटी क्या है, पहले मेरी बात सुने। वो पैसा जो फर्म ने लोगों का देना है, फर्म ने किसी का भी देना है, जो फर्म ने किसी का भी पैसा देना है उसे मैंने बोला लायबिलिटी। जो फर्म ने किसी का भी पैसा देना है उसे मैंने बोला लायबिलिटी। अच्छा जी, किसी का भी देना है यानी अपने मालिक का भी देना है तो लायबिलिटी। हाँ जी बिल्कुल, किसी का भी अगर पैसा देना है उसे बोला लायबिलिटी। मेरे भाई, अगर मैंने फर्म लगाई, मैं उसका मालिक हूं, फर्म इसीलिए लगाई ना कि उसमें से पैसा निकाल सकूं, कुछ पैसा कमाई हो वो मैं लेके जा सकूं, अपना क्लियर कर सकूं। फर्म के अंदर ही पड़ा रहे और फर्म मुझे कुछ ना दे, और मैं ये मुझे पता है ना कि ये पैसा तो मैं निकाल सकता हूं, ये मेरा है, तो इसका मतलब फर्म ने मालिकों का या बाहर वालों का जो भी पैसा देना है उसे बोला लायबिलिटी। फर्म ने मालिकों का या बाहर वालों का, यानी जो मालिक नहीं है बाहर वालों का जो भी पैसा देना है उसे बोला लायबिलिटी। अब लिखेंगे लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी, it is amount that the firm owes to outsiders। फर्म के लिए
फर्म के लिए चाहे मालिक हो चाहे बाहर वाले हों, वो सारे लायबिलिटी हैं। लेकिन अब उसके अंदर एक बात की गई कि भाई मालिक का जो मेरे पैसा है वो तो ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने में देना है, 4 महीने में देना है, मांगने आने लगेंगे कभी भी ना। मालिक तो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए मालिक का पैसा थोड़ा अलग से दिखाने की जरूरत है। मालिकों का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हुआ है। मालिकों का पैसा, मालिक का उसमें स्टेक भी पता चलता है कि मालिक ने अपना कितना पैसा लगाया है या सारा पैसा उधार पर लेकर ही बिजनेस चला रहा है, इसलिए उसका पैसा अलग से दिखाने की जरूरत है। तो जो मालिक का पैसा अलग से दिखाया गया उसको बोलते हैं कैपिटल। जो मालिकों का पैसा है उसको हमने बोला कैपिटल, या हमने उसे बोला नेटवर्थ। उस पैसे को बोला कैपिटल या बोला नेटवर्थ या सीधा बोला ओनर्स फंड्स। मालिकों का पैसा है ना, तो इसलिए बोल दिया ओनर्स फंड्स, या उसे बोल देते हैं, ये सारी टर्म्स आती हैं, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मालिकों द्वारा लाए गए पैसे को, लिखना चाहे तो लिखिए, मालिकों द्वारा लाए गए पैसे को किसी भी नाम से जाना जा सकता है, जैसे कि कैपिटल, ओनर्स फंड्स, ओनर्स इक्विटी या नेटवर्थ। और आउटसाइडर्स, बाहर वालों द्वारा लाया गया पैसा, बाहर वालों द्वारा लाया गया पैसा दो हिस्सों में बांटा जाता है। दो हिस्सों में बांटा जाता है। वो पैसा जो जल्दी ही देना हो, जैसे कि 1 साल के अंदर अंदर देना हो, और दूसरा जो थोड़ा लंबी अवधि के लिए मिला हो, जैसे बैंक से उठाए हुए टर्म लोन्स होते हैं, किसी को कह के लिया आपका पैसा 5 साल बाद देंगे, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। जल्दी देना है तो करंट, नहीं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब एक बात और देखें, यहां पर लायबिलिटी तो हमने समझी। एसेट साइड पर कुछ, मान लीजिए फर्म के पास बैंक में पैसे रखे हैं, फर्म के पास कुछ कैश रखा है, फर्म के पास लैंड है, अपनी बिल्डिंग है, मशीनें लगी हुई हैं उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास फर्नीचर है, तो यानी उनके पास कुछ है जिन पर फर्म का मालिकाना अधिकार है। ये वो सारी चीजें हैं जिन पर फर्म का मालिकाना अधिकार है। ये वो सारी चीजें हैं जिनको फर्म ओन करती है, जिन पर फर्म का मालिकाना अधिकार है। तो ये सब क्या कहलाए? ये कहलाए एसेट्स। ऐसी चीजें जिन पर फर्म का मालिकाना अधिकार हो वो कहलाए एसेट्स। इन पर किसका अधिकार है? फर्म का। अगर मैं फर्म का मालिक हूं, अंशुल गुप्ता, तो फर्म के कैश पर मेरा मालिकाना अधिकार नहीं है। जो फर्म से पैसा लेना है सिर्फ उस पर मालिकाना अधिकार है। फर्म के कैश पर किसका मालिकाना अधिकार है? फर्म का। फर्म की गाड़ी पर किसका मालिकाना अधिकार है? फर्म का। ये बात अलग है, वो अपने मालिक को वो गाड़ी चलाने को दे देते हैं, लेकिन मालिकाना हक किसका है? फर्म का। तो एसेट्स के लिए लिखेंगे, एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय द फर्म। जिन पर फर्म का मालिकाना अधिकार हो वो आइटम्स को बोला एसेट्स। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक साइड पर आ रहे हैं एसेट्स, तो यहां पर एक टोटल एसेट्स का आएगा और एक टोटल आएगा लायबिलिटीज का, और ये दोनों टोटल आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है बैलेंस शीट। तो यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल, लिखें, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अगर मैं एसेट्स की साइड पे यहां पर लिख दूं 1 और यहां पर लिख दूं 2 और यहां पर लिख दूं 3, तो मैंने क्या बोला? एसेट्स यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी।
मैं ये भी कह सकता हूं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि बाहर वालों का पैसा, बाहर वालों का पैसा। जो लायबिलिटी है मतलब बाहर वालों का है, कैपिटल तो मालिकों का पैसा है ही। तो मैं ये भी कह सकता हूं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक बात और लिखें, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 है तो इसका मतलब हुआ 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इसका एक मतलब और भी निकलेगा, आप देखेंगे 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर एसेट्स में से लायबिलिटी हटाई तो कैपिटल, और लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये इक्वेशन को इधर उधर मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह लेके जा सकते हैं। ये जो इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इस इक्वेशन को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसी इक्वेशन को कहा जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। यहां तक आपने जैसा डिब्बा ऊपर बना हुआ है वो बना लिया होगा धीरे धीरे बात करते हुए। अब बात करते हैं इनकम की, एक्सपेंस की और आगे आने वाली कुछ और टर्म्स की। इनकम क्या है? इनकम इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। Income is the result of operation of business. And income is equal to revenue minus expense. Revenue minus expense. जो सेल हुई उसमें से खर्चे घटा दूं तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसे इनकम बोला है, और वो मुझे बिजनेस ऑपरेशंस का रिजल्ट बताते हैं कितनी इनकम हुई। इसको इनकम बोल दें। अगर मान लीजिए खर्चे ज्यादा हो जाएं और सेल कम की हो तो यही चीज लॉस बन जाएगी। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। सेल करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए जो सामान या सर्विस पे खर्चा किया गया उसे मैंने एक्सपेंस बोला। जैसे कि रेंट का एक्सपेंस, सैलरीज का एक्सपेंस, वेजेस का एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस बने। इसके बाद डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स क्या है? डेटर्स के बारे में लिखेंगे, पर्सन हु ओ मनी टू द फर्म मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। वे लोग जिन्होंने फर्म का पैसा देना है, पर क्यों देना है? क्योंकि उन्होंने फर्म से उधार में सामान खरीदा था, क्रेडिट पे सामान खरीदा था। आप शॉपकीपर के पास गए, कैश दिया और सामान लेकर आ गए, तो क्या आप उसके डेटर बने? नहीं भाई, मैंने क्या देना है, मैं तो कैश दे आया। आप दुकानदार के पास गए, बोले अरे आज बटुआ भूल गया घर पे, तुम मेरे को सामान दे दो, बहुत जरूरी है, पैसे मैं दे दूंगा 1-2 दिन में। तो दुकानदार क्या लिख लेगा? श्यामलाल जी आए थे, उनसे पैसे लेने हैं। वो श्यामलाल जी क्या कहलाते हैं ब्रॉड कैटेगरी में? डेटर। उनको डेटर बोला। उधार में जो लोग सामान खरीद के ले जाएं उनको बोला डेटर। और श्यामलाल, सोहनलाल, मोहनलाल, रामलाल सबको इकट्ठा कर दें तो उनको कैटेगरी में बोला सन्ड्री डेटर, रले मिले डेटर, सन्ड्री डेटर।
तो इनको सन्ड्री डेटर भी कहा जाता है, इन्हीं को बुक डेट भी कहा जाता है, इन्हीं को फॉर्म के लिए बुक डेट भी कहा जाता है। अभी हमने काफी बार चर्चा भी की है बुक डेट टर्म्स की। क्रेडिटर, इसी का रिवर्स है क्रेडिटर। यदि फर्म ने उधार में कुछ लोगों से सामान लिया है और उनका पैसा अब देना बाकी है तो वो कहलाएंगे क्रेडिटर। पर्सन्स टू whom money is owed by a firm, money is owed by a firm when goods or services are purchased on credit, are purchased on credit. ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ऐसा हो जाता है कि आप सामान लेने गए, आपने कहा कि देखिए मैं आपसे रोज सामान लेता हूं, कुछ डिस्काउंट देंगे, 120 रुपए की आइटम है, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। दुकानदार ने कहा अच्छा 20 रुपए तुम्हें डिस्काउंट दे दिया, ले जाओ 100 रुपए की। उसे पता ही है कि बिजनेस करने के लिए लोग थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे, उसने अपने सामान में मार्जिन में डिस्काउंट देने का पहले ही वो बना रखा है, थोड़ा सा हिस्सा रखा हुआ। तो जो डिस्काउंट अमूमन दिए जाते हैं, नॉर्मली बिजनेस में डिस्काउंट ऑफर किया जाता है, या थोड़ा बहुत आपने कहा चलिए एक की बजाय 2 ले लूंगा तो डिस्काउंट दिया, तो उसको बोला ट्रेड डिस्काउंट, उसको बोला ट्रेड डिस्काउंट। बिजनेस में रोजमर्रा में जो डिस्काउंट दिया गया उसे बोला ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड in the price of goods, when discount is allowed in the price of goods on the basis of sale of an item, on the basis of sale of an item, cash discount। जब बिजनेसेस में क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं देखिए जनाब आप वैसे तो क्रेडिट पे देते हैं, 15 दिन 1 महीने के क्रेडिट पे आप माल देते हैं, मेरे पास कैश है, मैं आपको कैश दे सकता हूं अगर आप मुझे कुछ माल सस्ता कर दो। उधार पे भी ले सकता हूं या मैं कैश में भी ले सकता हूं, आप कुछ माल सस्ता कर दो तो मैं आपको कैश ही दे देता हूं। तो कैश देने के एवज में अगर आपको कोई डिस्काउंट मिले तो उसे बोला गया कैश डिस्काउंट। व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉर क्विक पेमेंट या फॉर कैश पेमेंट, फॉर कैश पेमेंट, फॉर कैश पेमेंट। अब हमने बात की थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, मैं आपको वो पहले ही लिख के दे चुका हूं अकाउंटिंग इक्वेशन, मैंने 1 2 3 करके आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझा दी है। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको बताया था एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और मैंने उसको 3 तरह से बताया कि यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या ओनर्स फंड्स बोला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, हमारे पास किस तरह के अकाउंट्स होते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस डिफरेंट टाइप के खाते रखता है, मैंने आपको बताया था किस किस काम के लिए रखता है, कि एक तो ये पता चले कि फर्म की आज की माली हालत कैसी है, दूसरा ये पता चले कि फर्म ने कितना प्रॉफिट बनाया, तीसरा ये बात पता चले कि फर्म ने किसका कितना देना है और किससे कितना पैसा लेना है। ये पता लगाने के लिए फर्म अलग अलग तरह के अकाउंट्स रखती है। अब लिखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स। 3 तरह के अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहली कैटेगरी की चर्चा करते हैं, पर्सनल अकाउंट की चर्चा करते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या है?
इस बात की चर्चा हम करते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। आपने किसी से पैसा लिया या किसी को पैसा दिया, अब उससे कुछ लेना है। किसी को पैसे दिए थे तो उनसे लेना है, हिसाब रखा हुआ है अपने पास। अरे राम ने मुझसे पैसे उधार ले लिए थे, लेने हैं, हिसाब रखा। या किसी से क्रेडिट पे सामान ले आए थे आप, तो उसके पैसे देने हैं, उनका हिसाब रखा। फर्म के हिसाब से सोचें, फर्म में एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज से काम करा लिया फर्म ने, बीच में उनकी सैलरी नहीं दी किसी कारण से, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो यानी कि उनकी सैलरी देनी है, सैलरी देने के लिए बची है, तो किसी का कुछ देना बच गया है। फर्म को सरकार से कोई सब्सिडी आने वाली है पर अभी मिली नहीं है, पता चल गया अब हमारी को मिलनी है, क्रेडिट नहीं हुई पर बैंक अकाउंट में, तो यानी सरकार से कुछ लेना है। तो ये जो भी पाते हैं, जो भी खाते हैं, जहां पर किसी से कुछ लेना हो या किसी का कुछ देना हो, वो जो किसी है, यहां पर जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जिससे कुछ लेना हो या जिसका कुछ देना हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो अकाउंट रखा गया, जिससे कुछ लेना है या जिसका कुछ देना है, ऐसे किसी भी व्यक्ति का अकाउंट रखा गया, उसे बोला गया पर्सनल अकाउंट। उससे बोला गया पर्सनल अकाउंट जिसका भी कुछ लेना है या जिससे भी कुछ देना है। बात ध्यान करेंगे, किसी से कुछ, इसका टेस्टिंग कैसे होगा कि कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है? किसी से कुछ लेना है या किसी से कुछ देना है। अब लिखेंगे अकाउंट ऑफ पर्सन्स। पर्सनल अकाउंट आर अकाउंट ऑफ पर्सन्स, आर अकाउंट ऑफ पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल पर्सन लाइक अशोक, राम, श्याम, और लीगल पर्सन like ABC Limited or a bank आपको राम, श्याम, अशोक, सोहन, इन सबसे लेना देना हो सकता है, या किसी कंपनी से पैसे लेने हो सकते हैं। बैंक में हम सब पैसे रखते हैं तो बैंक से अपने पैसे लेने होते हैं हमें, इसलिए अकाउंट ऑफ पर्सन्स हुए, या तो नेचुरल पर्सन या लीगल पर्सन्स। ये सब जो एंटिटी है, कंपनी है, बैंक है, वो कैसे हैं? वो लीगल पर्सन्स है। पर्सनल अकाउंट विल कम इन पिक्चर, पर्सनल अकाउंट विल कम इन पिक्चर ओनली इफ, कब आएगा पर्सनल अकाउंट पिक्चर में? बिजनेस ओज सम अमाउंट, बिजनेस कुछ पैसा देनदारी हो, ओज सम अकाउंट, और हैज claims on other persons, or has claims on other persons। ब्रैकेट में हिंदी में लिख लें, किसी से कुछ लेना हो, किसी से कुछ लेना हो, या किसी का कुछ देना हो, या किसी का कुछ देना हो, ऐसे अकाउंट कहलाएंगे पर्सनल अकाउंट। अब उनकी कुछ कैटेगरी आई, 3 सब कैटेगरीज ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पहली कैटेगरी नेचुरल पर्सन्स, when firm deals with individuals, like महेश, सुरेश, रमेश, ये सारे नेचुरल पर्सन हैं, जीते जागते सजीव व्यक्ति हैं, इसलिए नेचुरल पर्सन बोला। फिर आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मीनिंग हुआ, जिनको मैंने लीगल पर्सन्स बोला था। when firm is dealing with non-individuals, जब फर्म नॉन इंडिविजुअल्स के साथ डील कर रही है, जैसे कि ABC लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कहलाए आर्टिफिशियल पर्सन। और तीसरी कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, ये क्या है? आपसे राम उधार पे पैसा ले गए थे,
उधार पे सामान ले गए थे, श्याम आए वो भी उधार पे सामान ले गए थे, रमेश आए वो भी उधार पे सामान ले गए थे, ऐसे कई सारे लोग ले गए थे। अगर मैं उन सब लोगों को इकट्ठा करके उनका समूह बना दूं तो मैं क्या बोला, सन्ड्री डेटर हैं ये सब लोग जो उधार पर सामान ले जाते हैं, तो इसलिए इनको बोला रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट जो किसी पर्सनल अकाउंट को एग्रीगेट में रिप्रेजेंट करे। इट इज एग्रीगेट ऑफ पर्सनल अकाउंट्स like sundry debtor, sundry creditors, bills receivable, etc. Bills receivable, etc. इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट फर्म के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसके खाते हैं। जो भी फर्म के पास प्रॉपर्टी टाइप चीजें हैं, प्रॉपर्टी का मतलब यहां पर सिर्फ लैंड या बिल्डिंग से ना लगाएं। प्रॉपर्टी का मतलब जो भी उनके पास वैल्यूएबल चीजें हैं वो सारी प्रॉपर्टी हैं, उनको रियल अकाउंट बोला गया। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, फर्म के पास मशीनरी है, फर्म के पास गाड़ियां हैं, फर्म के पास कोई ट्रक्स हैं, फर्म के पास बड़ा महंगा महंगा फर्नीचर है, फर्म के पास एमएफ हुसैन की करी हुई पेंटिंग है, फर्म के पास अपनी इन्वेंट्री है, जैसे कच्चा माल रखा हुआ है, बना हुआ सामान रखा हुआ है, इन्वेंट्री है, या फर्म के पास कैश रखा है, अपने पास कैश बैलेंस रखा है, वो सारा रियल अकाउंट है। वो सारी प्रॉपर्टी के अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। इसमें एक एक्सेप्शन है, बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता, क्योंकि बैंक से कुछ लेना है या बैंक का कुछ देना है। या तो आपने बैंक में सेविंग में पैसे रखे हैं, करंट अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो बैंक से कुछ लेना है, और या बैंक के साथ ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो बैंक का कुछ देना है। इसलिए बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट नहीं होता। कैश का अकाउंट हम यहां पर देते हैं। अब रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक या इन्वेंट्री, ये सारे अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टी हैं। इनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट या इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट या इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल में items that have physical existence and can be touched or felt. Items that have physical existence and can be touched or felt. यानी कि वो आइटम्स जो फिजिकली दिखती हो, जिनकी प्रेजेंस हो, जिन्हें छुआ जा सकता हो, जिन्हें महसूस किया जा सकता हो, जिन्हें स्मेल किया जा सकता है, जिनका आभास लिया जा सकता है, हाथ लगाया जा सकता है, वो हुई फिजिकल आइटम्स, वो हुई टेंजिबल आइटम्स, और उनकी वैल्यू भी है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, व्हीकल, फर्नीचर, कैश, सब टेंजिबल आइटम्स हैं, सब टेंजिबल आइटम्स हैं। इसके बाद आइटम्स आई इनटेंजिबल आइटम्स। वो वस्तुएं जिनकी वैल्यू है, जिन पर हमारा मालिकाना हक है, पर ना जिन्हें छुआ जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, पर उनकी वैल्यू है। जैसे कि किसी का ब्रांड नेम, किसी की ब्रांड की गुडविल। बैंकर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक गुडविल है, उसका नाम है, उस नाम की वैल्यू है। हल्दीराम भुजिया, हल्दीराम के नाम की वैल्यू है। एमडीएच मसाले, एक नाम की वैल्यू है। एमडीएच सुनते ही आपको लगता है क्वालिटी है, पुराना है, काफी टाइम से आ रहा है। वो जो है गुडविल। पेटेंट बना ले कोई कि मैंने ये चीज बनाई,
इस पर मेरा पेटेंट है, मैं बताऊंगा कैसे बनता है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, मैंने ये किताब लिखी, इस पे मेरा कॉपीराइट है। ये सारे उसके एग्जाम्पल हुए इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के। कुछ बात रियल अकाउंट के बारे में लिखेंगे। रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। इस स्टेटमेंट को हम समझेंगे भी, लेकिन याद भी रखेंगे। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आधे मार्क्स में, डेबिट बैलेंस के, क्रेडिट बैलेंस के। रियल अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस क्यों होता है वो हम धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन रियल अकाउंट्स विल हैव ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। और चूंकि कैश रियल अकाउंट है, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कैश अकाउंट में हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद तीसरी तरह के अकाउंट्स, पहला किया किसी से कुछ लेना है या किसी को कुछ देना है तो वो पर्सनल। दूसरे रियल अकाउंट जो प्रॉपर्टी के अकाउंट हैं। तीसरे हैं नॉमिनल अकाउंट, ये रेवेन्यू के या एक्सपेंस के जो अकाउंट्स हैं, जिनसे कुछ कमाई हो रही है या जिनसे कुछ खर्चा हो रहा है। बात सुन लें, जिनसे कुछ कमाई हो रही है, जिन खातों में रिकॉर्डिंग करी उन खातों से कमाई का आभास होता है, या जिन खातों में रिकॉर्डिंग करी और उनसे खर्चे का आभास होता है, वो सारे अकाउंट्स, कमाई या खर्चे के खाते, वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। वो कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। लिख लेंगे, accounts of revenue and expenses are nominal accounts, are nominal accounts। ये सब nominal accounts हैं, ये सब nominal accounts हैं। ये सभी nominal accounts हैं। अगली बात, all items of profit and loss account are nominal accounts। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में या तो इनकम का आभास होगा या खर्चों का आभास होगा। या तो पता चलेगा इनकम आ रही है या खर्चे किस चीज पर हो रहे हैं, ये पता चलेगा। इसलिए सारे वो खाते जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल लिखेंगे, एक्सपेंसेस के एग्जांपल लिखें, परचेजेस, वेजेस पेड। वेजेस पेड, अगर वेजेस पेएबल हो जाएं, अभी दी नहीं है, देनदारी है, तो पेएबल का क्या मतलब है, किसी का कुछ देना है। पेएबल होते ही वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। वेजेस पेड, रेंट पेड, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे जो खर्चे हैं ये एक्सपेंसेस का पार्ट है। इनकम में सेल करी, यदि मैंने सेल की, सेल। रेंट की इनकम आती है, रेंट रिसीव्ड, अगर रेंट पे कोई बिल्डिंग चढ़ा दी तो रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम, बैंक में पैसा रखा उस पर इंटरेस्ट आने लगा। कमीशन रिसीव्ड, सेल करी, किसी और का सामान बेचा, उस पर कुछ कमीशन आया तो कमीशन रिसीव्ड। एक बात और लिखेंगे कि एक्सपेंस के खाते जो हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। एक्सपेंस अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एंड इनकम अकाउंट्स विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। इनकम के खातों में हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा। इनकम के खातों में हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहां पे नोट करें, अदर फीचर्स। इन सभी बातों में से एक ना एक बात पर एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए ये अच्छे से हम समझेंगे भी और इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसलिए इन बातों के बारे में कि
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर जो भी अकाउंट्स आते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। लिखें, ऑल अकाउंट्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑल अकाउंट्स ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आर पर्सनल अकाउंट, आर पर्सनल अकाउंट, आर पर्सनल अकाउंट। इसका रीजन मैं बता सकता हूं लेकिन यहां पर बता नहीं रहा हूं। आप जब वापस जाएं, अपने क्लास के नोट्स को पढ़ें, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया, उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट्स अभी लिखवा रहा हूं आपको, ये जो थोड़ी सी पहले लिखवाई हैं, इन स्टेटमेंट्स को सोचें और उनका लॉजिक इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। ये सोचें कि ये बात क्यों कही गई। आपको फिर भी क्वेरी हो तो मुझसे अगली क्लास में पूछें, लेकिन आप इसका लॉजिक ढूंढें। लॉजिक ढूंढने से फायदा ये होगा, एक तो ये समान पक्का हो जाएगा जो आपने पढ़ा है, दूसरा लॉजिकली आपको समझ आ गया। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन दे दे, कोई भी आइटम पूछ ले, आप उसका आंसर लॉजिक से ही दे पाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अकाउंटिंग बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से होती है, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। All accounts on liability side of balance sheet are personal account. किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ देना है। All accounts on asset side of balance sheet, on asset side of balance sheet are property account. All accounts on the asset side of balance sheet except property account are personal accounts. Are personal accounts. प्रॉपर्टी के खातों को छोड़ दें तो बाकी खाते पर्सनल अकाउंट हैं। पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, किसी से कुछ लेना है या किसी से कुछ देना है, इस पे डिपेंड करेगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। पर्सनल अकाउंट्स कैन हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट कैन हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, किसी से कुछ लेना है या किसी का कुछ देना है, तो उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कैश का जो खाता है वो प्रॉपर्टी का अकाउंट है, इसलिए अभी हमने लिखा था ऑल रियल अकाउंट्स विल हैव डेबिट बैलेंस, इसलिए कैश अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, उस बात को लिख लें, एग्जाम में बड़ा प्रोबेबिलिटी हाई होती है इसी स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आने की। वेजेस पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट। वेजेस पे जो खर्चा किया वो नॉमिनल अकाउंट है। इनकम के और खर्चों के अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, पर वेजेस पेएबल इज अ पर्सनल अकाउंट, बट वेजेस पेएबल इज अ पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने टेस्ट रन किया, किसी से कुछ लेना है या किसी का कुछ देना है। वेजेस पेएबल क्या है? किसी का कुछ देना है, इसलिए वेजेस पेएबल, इसलिए पर्सनल अकाउंट है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। एक दो बातें और हैं। when either before or after the nominal account, any word like payable, recoverable, outstanding, prepaid, accrued is written, the nominal account will become a personal account. The nominal account will become a personal account. आपने किसी के भी आगे ऐसा शब्द लिख दिया, खर्चे के खाते के आगे, किसी नॉमिनल अकाउंट के आगे या इनकम अकाउंट के आगे लिख दिया, लेना है यानी कि रिकवरेबल, देना है यानी कि पेएबल, अभी दिया नहीं है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड पहले से दिया हुआ है प्रीपेड, एक्रूड इकट्ठा हो गया है हमारे लिए,
इनकम के खाते के आगे लिख दिया। तो इसका मतलब किसी से, इन सब में जो टेस्ट है वो है किसी से कुछ लेना है या किसी से कुछ देना है कि खाते बन जाएंगे। वही नॉमिनल अकाउंट जिनके आगे ये वाले शब्द लग जाएंगे वो सडनली पर्सनल अकाउंट बनने लगेंगे। इस कारण से तो ये टेस्ट रन कर सकते हैं हम, ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल is reported on the liability side of balance sheet. Capital is reported on the liability side of balance sheet. As this amount is payable to owners. As this amount is payable by the firm to its owners. कैपिटल को लाइबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है क्योंकि ये वो पैसा है जो फर्म ने मालिकों को देना है, क्योंकि ये वो पैसा है जो फर्म ने मालिकों का देना है। Therefore, capital is a personal account. इसलिए कैपिटल क्या बनी? पर्सनल अकाउंट बनी। इसलिए कैपिटल बनी पर्सनल अकाउंट। मेरे ख्याल से हम क्लास को यहां पर विराम देंगे। अगली क्लास में चर्चा करेंगे एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट वगैरह की। और हम, क्योंकि एग्जाम में, अभी मेरी बात सुनेंगे, एग्जाम में अकाउंट देकर कौन सा अकाउंट है, क्या अकाउंट बना, इसलिए हमें ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। आइटम देखें और आइडेंटिफाई कर सकें, ये नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कहां जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा, P&L में इनकम में जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, अकाउंट कहां जाएगा ये हमें पता होना चाहिए। वो हम सब निकालेंगे। आप लोग अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले इस सारा जो आज हमने काम किया, जो पढ़ाई की, उसको अच्छे से रिवाइज करें ताकि अब हम उस सीमा पे पहुंचेंगे जहां हम ये समझने लगेंगे। तो आज की क्लास यहां खत्म है।